बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और इसराइल में लड़ाई शुरू हो चुकी है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, फलस्तीन की रियासत बनाई जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल को लर्जा दिया है। क्या तुर्की, कतर, सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्कों ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अरबों डॉलर में या रियालों में खरीद लिया है? इसराइल अमेरिकी सदर ट्रंप पर बिफर गया है और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? अमेरिका ने इसराइल को खबरदार कर दिया है। क्या इब्राहिमी मुआहिदे में सऊदी अरब और दीगर अरब और मुसलमान मुल्क शामिल होने जा रहे हैं? क्या गजा पर कोई बड़ी जंग छिड़ने जा रही है? पसे पर्दा क्या गेम चल रही है? क्या मंसूबे बन रहे हैं? और अमेरिका और इसराइल में जाहिरी लड़ाई क्या वाकई अरबों और मुसलमानों के लिए खुशी का बाइस है? ये कुछ हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। नज़रीन किराम, हैरान कुन तौर पर ड्रामाई अंदाज में इस वक्त अमेरिका और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका और इसराइल में लड़ाई देखने को मिल रही है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल को परेशान कर दिया है। चुनाचे द टाइम्स ऑफ इसराइल की ये रिपोर्ट देखें। द टाइम्स ऑफ इसराइल में यह बात लिखी गई है कि अमेरिकी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर नेतन्याहू ने ट्रंप के गजा पीस प्लान को खराब किया और गजा की जंग दोबारा शुरू की तो ट्रंप नेतन्याहू को और उसकी हुकूमत को रगड़ देगा और उसे खत्म कर देगा। यह द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में यह बात लिखी गई है। इसके अलावा अमेरिकी सहाफ़ी है बाराक रवेद, उसने N12 की एक रिपोर्ट, N12 जो मीडिया है इसराइल का, उसमें एक रिपोर्ट लिखी है जो अमेरिकी सहाफ़ी की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि एक सीनियर अमेरिकी ने, जो कि ट्रंप की हुकूमत का ऑफिशियल है, उसने मुझे ये बात बताई है कि अगर नेतन्याहू ने गजा की डील को खराब किया, गजा की जंगबंदी को खराब किया और गजा की जंग दोबारा शुरू की तो ट्रंप नेतन्याहू को तबाह कर देगा और नेतन्याहू का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। यह बात N12 मीडिया में बराक रेवत के हवाले से नशर हुई है और इसी तरह से इसराइल के द टाइम्स ऑफ इसराइल मीडिया में भी नशर हुई है। इसके साथ साथ सुनिए क्या, एक और खबर देखें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो टाइम मैगजीन को इंटरव्यू दिया है उसमें नेतन्याहू के हवाले से ट्रंप ने कहा कि मैंने नेतन्याहू को रोका, नेतन्याहू वरना कई साल तक गजा में बेमकसद लड़ता रहता। मैंने नेतन्याहू को कहा कि तुम पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते हो और तुम्हें इस वक्त जंग रोकना होगी। और नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि कतर पर हमला ये अमेरिका और कतर के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश थी। लेकिन मैंने नेतन्याहू को समझाया कि कतर पर दोबारा हमला ना किया जाए। इसके अलावा नज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा बयान में जो फ़लस्तीन के टॉप कैदी हैं, जिनको इसराइल के बकौल सबसे बड़ा दहशतगर्द माना जाता है, मरवान अल बरगूथी, ये जो मरवान अल बरगूथी हैं, ये यासिर अरफात जो फ़लस्तीन के मरहूम सदर थे, ये उनके बाद बहुत ताकतवर फतह तहरीक के रहनुमा हैं। इनको इसराइल ने गिरफ्तार कर रखा है पिछले 20 सालों से। मरवान अल बरगूसी को रिहा करने का मुतालबा हमास ने कैदियों के तबादले में किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप से सवाल हुआ मरवान अल बरगूसी के बारे में तो ट्रंप ने कहा कि मैं इसके बारे में फैसला करूंगा कि मरवान अल बरगूसी को रिहा करना है या नहीं करना। अब जब ट्रंप की मरवान अल बरगूसी नामी फ़लस्तीन के टॉप कैदी के बारे में जब यह स्टेटमेंट आई तो इस पर इसराइल के मुतशद्दद सहयूनी वज़ीर कौमी सलामती एतमार बिन गफीर ने कहा कि ट्रंप हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। ट्रंप फ़लस्तीन के सबसे बड़े दहशतगर्द के बारे, मरवान अल बरगूसी के बारे कोई फैसला सादर नहीं कर सकता है। अब बिन गफीर जो नेतन्याहू का इत्तिहादी है और फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने का कानून भी मंजूर करवाना चाहता है, इसी बिन गफीर के खिलाफ नेतन्याहू की हुकूमत का सबसे बड़ा जो वजीर है डेरमर, इसने बयान दिया जो C14 पर नशर हुआ कि बिन गफीर ट्रंप के सामने इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता है और बिन गफीर ट्रंप को इस तरह से नहीं ललकार सकता है। और ट्रंप के बारे में बिन गफीर का जो बयान है ये काबिल मजम्मत है। याद रहे समुद्रिश इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया था और फिर उससे माफ़ी मांगी थी। अब ट्रंप ने नेतन्याहू की हुकूमत में शामिल मुतशद्दद किस्म के सहयूनी वज़ीरों के खिलाफ एक बाकायदा जो पोजीशन है वो ले ली है। और जो रिपोर्ट इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि अमेरिका के अंदर
ट्रंप हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो इसराइल को फलस्तीन के वेस्ट बैंक इलाकों पर कब्जा करने से रोके और गजा की जंग दोबारा शुरू करने से रोके। चुनांचे इसी हवाले से आज की खबर यह है कि नेतन्याहू अंदरूनी तौर पर हार रहा है। नेतन्याहू की जो पार्टी है लिकुड पार्टी, मारिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वो शिकस्त खा रही है और जो अपोजिशन जमात का यार लबेद है वो इस वक्त सियासी तौर पर वो आगे है नेतन्याहू से, और नेतन्याहू का इक़्तिदार खतरे में है। अभी इलेक्शन होने वाला है इसराइल में, मुमकिन है अर्ली इलेक्शन हो जाए अगले 2-3 महीनों में, तो नेतन्याहू का इक़्तिदार खत्म होने वाला है। और सऊदी अरब के हवाले से एक रिपोर्ट छपी है इसराइल हायोम में। इसराइल हायोम की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है और ट्रंप को यह बात बता दी है कि मौजूदा नेतन्याहू हुकूमत के साथ हमारी कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती है, यानी सऊदी अरब इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा जब तक नेतन्याहू इख्तिदार में मौजूद है। नेतन्याहू और सऊदी अरब के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है। अब सऊदी अरब ने डिमांड रखी हुई है कि इसराइल को तब तस्लीम किया जाएगा जब फलस्तीन की रियासत बना दी जाएगी। मैं आपको जरा कुछ तारीखी पस मंजर बताना चाहता हूं कि फलस्तीन की रियासत को बनाना या फलस्तीन को आज़ाद करना, कायम करना, यह कितना ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं और यह फलस्तीन कितने इलाके या रकबे पर मुश्तमिल स्टेट की सूरत में बन सकता है। याद रहे जो कुल रकबा है फ़लस्तीन का 1948 से पहले जो फ़लस्तीन की ज़मीनें थी वो जो कुल रकबा है वो 28,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद है, और उस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर में से तकरीबन जो 20,000 से ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर इलाका है वो इसराइल ने कब्जा कर लिया। यानी 1948 से पहले इसराइल नहीं था, तो जो 20,000 से ज़ायद का जो रकबा है वो इसराइल ने 1948 के बाद कब्जा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो पार्टीशन की करारदाद थी, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में कहा था कि फ़लस्तीन और इसराइल के नाम से 2 अलग स्टेट्स बनाई जाए, 2 अलग मुल्क बनाए जाए। तो इसराइल को जो ज़मीनें दी गई वो 20,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद की थी। बाकी की जो 6,000 के करीब जो ज़मीनें थी वो गजा और वेस्ट बैंक के इलाकों पर मुश्तमिल थी। अब 1967 की जंग होती है। 1967 की जंग में, 6 रोज़ा जंग में अरब हार जाते हैं इसराइल से और इसराइल बाकी के फ़लस्तीनी इलाकों पर भी कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आती है और कहा जाता है कि इसराइल वेस्ट बैंक के इलाके छोड़ दे। तो जो 6,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा है इसमें से 365 मुरब्बा किलोमीटर गजा की ज़मीन है और बाकी वेस्ट बैंक की ज़मीन है। अब उसूलन तो जो इसराइल है उसे वेस्ट बैंक की ज़मीनें कब्जा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन नाज़रीन किराम जो 6,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो रकबा है जो बाकी मानदा फ़लस्तीनियों के पास बचा हुआ है उसमें से भी 5,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है वो इसराइल ने कब्जा कर रखा है, और बाकी का 1,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है वो सिर्फ फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी में है, और उसमें भी इसराइल आकर रोज़ाना हमले करता है और कहीं ना कहीं आकर लोगों को पकड़ता है। अब ओस्लो मुआहिदा होता है 1993 में, जिसमें एक तरफ यासर अरफात की हुकूमत थी और दूसरी तरफ इसहाक राबेन की हुकूमत थी, और अमेरिका का जो बिल क्लिंटन था उसने मुआहिदा करवाया था और कहा था कि दोनों जो हुकूमतें हैं यानी फ़लस्तीन की और इसराइल की एक दूसरे से नहीं लड़ेंगी और अमन के साथ रहेंगी। लेकिन इसराइल ने फ़लस्तीनी ज़मीनों पर ओस्लो मुआहिदे के बाद भी कब्जा बरकरार रखा। 1972 में फ़लस्तीनी ज़मीनों में सिर्फ 1200 यहूदी रहते थे, लेकिन आज 2025 में फ़लस्तीन की जो ज़मीनें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़लस्तीनियों को दी गई हैं, जो 6,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है उसमें 8 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। और अभी इसराइल क्या करना चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वेस्ट बैंक पूरा का पूरा है उसे अमलन इसराइल में शामिल करके इसराइल को बढ़ाना चाहता है और फ़लस्तीन का नामो निशान मिटाना चाहता है। इजरायली पार्लियामेंट जिसे केनेसेट कहा जाता है उसमें वेस्ट बैंक का नाम बदल दिया गया है, उसे यहूदा और सामरा की ज़मीनें डिक्लेयर किया गया है। और इसराइल के जो मुतशद्दद सहयूनी वजीर हैं वो बार बार ये कहते हैं कि फ़लस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं है और फ़लस्तीनियों को यहाँ पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है, सारी ज़मीनें हमारी हैं। आप मशरकी यरूशलेम का नाम आपने सुना होगा, यरूशलेम अल-कुद्स जिसे कहा जाता है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। आधा यरूशलेम जो है जिसे वेस्टर्न यरूशलेम कहा जाता है वो इसराइल के कब्जे में है 1948 से, और जो मशरकी यरूशलेम है वो 1967 की जंग के बाद इसराइल ने कब्जा कर लिया था। और आज भी अल-कुद्स, मस्जिद अक्सा और बाकी के जो इलाके हैं वो इसराइल ही के कंट्रोल में हैं, यानी वहां पर इसराइल की चेक पोस्टें हैं। 300 से ज्यादा यहूदी बस्तियां हैं जहां पर 8 लाख यहूदी रहते हैं, और इसी तरह से 150-200 से ज्यादा उनकी चेक पोस्टें हैं, फौजी छावनियां हैं। अब सऊदी अरब क्या कहता है और मुसलमान कंट्रीज जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा के 1967 के मुआहिदों के मुताबिक हो, यानी 2 रियासती हल। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक 2 रियासती हल 242 के नाम से एक करारदाद लाई थी जिसमें कहा गया था 2 रियासती हल होना चाहिए 1967 के मुताबिक। वो 2 रियासती हल क्या है कि इसराइल के कब्जे में जो ज़मीनें हैं 20,000 उनमें इसराइल मौजूद रहे और उनकी अपनी स्टेट हो, और जो 6,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है जिसमें से
5,000 के करीब वेस्ट बैंक की ज़मीनें हैं, ये खालिसतन फ़लस्तीनियों की हों और गज़ा की और फ़लस्तीन की वेस्ट बैंक की ज़मीनों पर मुश्तमिल खुद मुख्तार स्टेट हो। अब अरब रियासतें कहती हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका या आलमी बरादरी फ़लस्तीन की रियासत को 1967 के मुताबिक सिर्फ 6,000 ज़मीनों पर भी बना दे तो भी हम इसराइल के साथ मुआशी तिजारती मुआहदे कर सकते हैं। अगरचे इस राय के खिलाफ बहुत से फ़लस्तीनी हैं या अक्सर फ़लस्तीनी हैं और इस राय को बहुत सी मुस्लिम दुनिया भी नहीं मानती है, क्योंकि 1948 से पहले इसराइल का वजूद नहीं था, ये सारी ज़मीनें फ़लस्तीनियों की थी। अब आप देखें कि गज़ा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। आज भी इसराइली अखबार में खबर छपी है, इसराइल का अखबार है C14, उसमें रिपोर्ट छपी और कहा गया कि गज़ा को 2 जोन में तकसीम कर दिया गया है और इस वक्त 52 से 58% गज़ा का इलाका, जिसे येलो लाइन के उस पार कहा जाता है, वो इसराइल के कब्जे में है और इसराइल कहता है कि वहीं पर तामीरात होंगी और वहीं पर सब कुछ तामीर होगा। जाहिर है उसमें यहूदियों को भी बसाया जा सकता है मुमकिन तौर पर, और जो आधा हिस्सा है गज़ा का वो सिर्फ गज़ा के लोगों के पास है। अब ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि गज़ा पूरा का पूरा वो फ़लस्तीनियों का है, लेकिन इसराइल वहां पर कब्जा कर रहा है। तो इस वक्त ट्रंप हुकूमत और इसराइली हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफ है। लेकिन एक बात समझें, वो ट्रंप जिसने इसराइल के बारे में कहा कि यरूशलेम अल-कुद्स इसराइल का दारुल हुकूमत है, हालांकि पूरी दुनिया अल-कुद्स को फ़लस्तीनियों का दारुल हुकूमत मानती है। वो ट्रंप जिसने इब्राहिमी मुआहिदा डील ऑफ सेंचुरी शुरू करवाई, यूएई और बाकी अरब रियासतों को कहा कि तुम इसराइल को तस्लीम करो। वो ट्रंप जो मज़ीद सऊदी अरब और बाकी 10, 12, 15 मुल्कों को इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर कर रहा है। वो ट्रंप जिसने सबसे ज़्यादा गज़ा की जंग में इसराइल को सपोर्ट और मदद फराहम की। क्या वो ट्रंप इसराइल के खिलाफ जा सकता है? इस हवाले से कुछ अंदर की और गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप इस हालिया वक्त में इसराइल को समझा रहा है कि जल्दबाजी ना करो, तुम्हारी ज़मीन भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन यह मुनासिब वक्त नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तुम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकते हो। और ट्रंप को अभी इलेक्शन में जाना है, 12 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। अगर ट्रंप अगला इलेक्शन ना जीत सका, यानी जो मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, तो ट्रंप अगले 2 साल हुकूमत में रहेगा तो सही, लेकिन काम नहीं कर सकेगा, यानी वो फैसले सादर नहीं कर सकेगा। तो ट्रंप को अपनी भी पड़ी हुई है। अब एक और सवाल यह है कि क्या अरब मुल्कों ने, तुर्की, कतर वगैरह ने ट्रंप को खरीद रखा है? इसराइली तो यही कहते हैं कि बार बार जो ट्रंप है वो इस तरह के फैसले कर रहा है जो इसराइल के खिलाफ हैं, गोया अरबों की दौलत के सामने ट्रंप ढेर हो चुका है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये बात समझें कि अगर अरब रियासतें फ़लस्तीन की रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम करती हैं तो वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारेगी। आपकी सवाल से क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।